स्वागत है फिर से आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पास्ट पॉलिसी ग्रुप पर। मैं आपका बायो टीचर लेके आया हूँ क्लास 10th बायो का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ, हम बात करेंगे आज रेस्पायरेशन का। रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन पढ़ने से पहले हमने कुछ बातें जान ली। क्या कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं आखिर उसके साथ क्या होता है? किस तरह से हमारा जो शरीर है वो किस तरह से उस फूड को जो हम लेते हैं, जो हम खाते हैं, किस तरह से वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और फिर किस तरह से हम उस ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करते हैं। ये सब चीज़ें हम आज ही जानेंगे इस टॉपिक में। जो ग़िज़ा हम लेते हैं, जो ग़िज़ा हम खाते हैं, यानी कि वो ग़िज़ा जो पौधे, जो ऑटोट्रॉफिस बनाते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज चेन होती है। यानी कि एक ऐसा फूड जो कई सारी ग्लूकोज चेन्स से मिलके बना होता है। लेकिन हमारी जो बॉडी है वो इस कॉम्प्लेक्स फूड को डायरेक्टली यूज नहीं करती। यानी हम जो स्टार्च खाते हैं, चाहे हम क्यों ना एक रोटी ही खाएं, वो रोटी डायरेक्टली हमारी सेल्स इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उस स्टार्च को तोड़ के बहुत ज्यादा तोड़ना होता है। ये स्टार्च मान लो आप, ये एक नेकलेस की तरह है, जिस नेकलेस में कई सारे बीड्स जुड़े होते हैं। हमें इस नेकलेस में इन सारे बीड्स को अलग अलग करना पड़ता है ताकि हम उस सिंगल बीड में से एनर्जी निकालें। जी हाँ, यही यहाँ पे भी होता है। जो ग़िज़ा हम लेते हैं वो दरअसल स्टार्च होती है। तो ये स्टार्च क्या होती है? ये स्टार्च होती है कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इसी कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हमें धीरे धीरे तोड़ना होता है, जो कल तक हमने अपने लेक्चर्स में सीखा कि किस तरह से हम डाइजेस्ट करते हैं। इस स्टार्च को हमें करना होता है, ये चूंकि पॉलीसेकेराइड होता है, यानी कि पॉली मीन्स मनी, सेकेराइड मीन्स ग्लूकोज, बहुत सारी ग्लूकोज चेन्स का बना होता है। धीरे धीरे हम इसे ओलिगोसेकेराइड में तब्दील करते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स यानी कि फ्यू चेन्स ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद हम धीरे धीरे इसको मानो ट्राई डाई डाइसेकेराइड्स में तब्दील करते हैं, जो कि कल हमने देख लिया। डाइसेकेराइड का मतलब होता है टू चेन्स ऑफ ग्लूकोज। डाइसेकेराइड को भी हमारी बॉडी चेंज करती है। मैंने कहा था कि ये एक नेकलेस की तरह होता है जिसमें कई सारे बीड्स जुड़े होते हैं और हमें एक एक करके इन बीड्स को अलग करना पड़ता है। तो यहां हम डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड्स में तब्दील करते हैं, यानी कि सिंगल चेन ऑफ ग्लूकोज में तब्दील करते हैं। जी हाँ, ये मैं ही नहीं बल्कि सारे करते हैं। जब भी वो ग़िज़ा खाते हैं, वो जो च्यू करते हैं ग़िज़ा, जो हमने पढ़ा था हम डाइजेशन करते हैं, मकसद उसका यही होता है कि हम इस कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज चेन को कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं। हम इसे इजी एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स में तब्दील करते हैं ताकि वो एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स खून से ट्रांसपोर्ट हो जाए हमारे शरीर की हर सेल तक। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं। ये सफर हमारा जो था, ये कल तक के लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है रेस्पायरेशन, कि किस तरह से हम इस ग्लूकोज चेन से, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, जो कि 6 कार्बन का बना होता है, किस तरह से हम इस ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करते हैं, किस तरह से हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। ये टॉपिक आज हमारा रहेगा।
तो आज से जान लो, जो भी चीज हम खाते हैं हमें इसे तोड़ना पड़ता है, हमारी बॉडी इसे एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स में तोड़ती है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि खाली ग्लूकोज ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बनेगा, यहाँ प्रोटीन्स भी बन सकते हैं। प्रोटीन से भी हमें एनर्जी फराहम हो सकती है, फैट से भी हमें एनर्जी फराहम हो सकती है, बट द मोस्ट फेवर्ड वन, जो हमारा फेवर्ड है, हमारी बॉडी का फेवरेट है, दैट इज ग्लूकोज। दैट इज ग्लूकोज। अब ये रेस्पिरेशन क्या होती है? अभी भी कुछ लोग समझते हैं कि रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना और सांस बाहर छोड़ने तक महदूद है। जी नहीं, इतना ही नहीं, ये रेस्पिरेशन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी रेस्पिरेशन बिल्कुल भी नहीं। सांस लेना, जब हम सांस लेते हैं, उस सांस से हम ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर दाखिल करते हैं। उस ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दैट इज सिंपली इंस्पिरेशन। टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन और एयर, जब हम हमारी बॉडी में सांस लेते हैं, उस सांस से हम ऑक्सीजन हमारे अपने शरीर में दाखिल करते हैं, उसे इंस्पिरेशन बोलते हैं, या उसे बोलते हैं हम इनहेलेशन। दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन। और जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, या एक्सहेलेशन करते हैं, वो सिंपली होता है कि हम अपनी बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इस हवा को हमने जो ब्रीथ इन ली थी, हम ब्रीथ आउट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेशन, या हम इसे कह सकते हैं एक्सहेलेशन। इसमें हम क्या करते हैं? ब्रीथिंग आउट ऑफ व्हाट? हम एयर लिखें, असल में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेडन एयर। ये दो प्रोसेसेस जो कंप्लीटली फिजिकल प्रोसेस है, सिंपली हम इसे ब्रीथिंग बोलते हैं। इन दोनों को मिला के इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन, और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इन दोनों को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। जुड़ी इसलिए है हमारी रेस्पिरेशन से, क्योंकि इस ब्रीथिंग से हम ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर दाखिल करते हैं, लेकिन ब्रीथिंग ही सारी की सारी रेस्पिरेशन बिल्कुल भी नहीं होती। ब्रीथिंग से हम सिंपली सांस लेते हैं, उस सांस से हम ऑक्सीजन अपने शरीर तक पहुंचाते हैं, और एक्सपायरेशन से हम क्या करते हैं? हम सांस छोड़ते हैं। हिस्सा तो है ये रेस्पिरेशन का, क्योंकि इससे ऑक्सीजन हमारे अंदर दाखिल होता है। और ये जो प्रोसेस है, ब्रीथिंग की प्रोसेस जो है, दिस इज प्योरली अ फिजिकल प्रोसेस। दिस इज प्योरली अ फिजिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस में कोई एंजाइम इस्तेमाल नहीं होता। नो एंजाइम इज रिक्वायर्ड और यूज्ड। इस वाली प्रोसेस से कोई भी एनर्जी नहीं मिली, यानी कि एनर्जी का लिबरेशन, एनर्जी का बनना इस प्रोसेस में नहीं हो पाता है। तो एनर्जी इस प्रोसेस में क्या? नो evolution of or liberation of energy take place. So ये जो ब्रीथिंग है, ये खाली दो स्टेप्स में होती है। एक स्टेप्स का होता है कि हम सांस लेते हैं, दूसरा स्टेप होता है इसका कि हम सांस छोड़ते हैं। ना कोई एंजाइम्स में इस्तेमाल होता है, ना ये कोई केमिकल प्रोसेस है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस होती है? रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि इसके बगैर हम अपनी लाइफ को मेंटेन ही नहीं कर सकते, हम खुद को जिंदा ही नहीं रख सकते। सर, अब ये रेस्पिरेशन क्या है? पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर डेफिनेशन के हिसाब से ही आई ट्राई टू एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। Process of biochemical process of enzyme mediated stepwise breakdown
रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये चीज मैंने समझाई कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं हो सकता है, हम प्रोटीन का भी इस्तेमाल करते हैं, हम फैट से भी एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। in presence of in presence or absence of oxygen। देता क्या है? रिलीजिंग स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो हम सेव करते हैं, बट वी सेव इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, यानी कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या लिखा मैंने? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि ये एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है। दूसरी बात, ये बायोकेमिकल है। बायो यानी ये इनसाइड द लिविंग सेल्स ही हो सकती है। सर अब क्या ऐसी भी कोई प्रोसेस है जो आउटसाइड द लिविंग सेल्स हो सकती है? हाँ बिल्कुल, कंबशन। कंबशन एक ऐसी प्रोसेस है जो आउटसाइड द लिविंग सेल्स में होती है। मिसाल में किसी भी चीज को जलाओ, यहाँ पे पेपर है, मैं इस पेपर को जलाऊं, दैट इज सिंपली ए कंबशन। इस कंबशन में क्या हुआ कि एट अ टाइम एक एनर्जी रिलीज हुई, इसके ज्यादा स्टेप्स नहीं है, बस इसके लिए एक इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। लेकिन रेस्पिरेशन डिफरेंट है, इसमें एंजाइम्स भी लगते हैं। ये प्रोसेस जो है स्टेप वाइज होती है, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप में हो जाएगी, खाली 2 ही स्टेप है इसमें, नहीं। मिसाल आप पढ़ने जाओगे अभी ग्लाइकोलिसिस, उसमें 10 स्टेप्स है। हर क्लास में आप पढ़ोगे कि किस तरह से ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप्स में पूरी हो जाती है। क्लास 10th में इतना हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, किस तरह से स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, यानी कि एनर्जी धीरे धीरे निकलती है। ऐसा नहीं कि एट अ टाइम इसने लिबरेट की सारी एनर्जी। रेस्पिरेशन में एट अ टाइम एनर्जी सारी की सारी नहीं निकलती, ये निकलती है स्टेप वाइज। फिर वो एनर्जी जो निकलती है वो हम कहीं ना कहीं स्टोर रखते हैं, किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स में हम उसको स्टोर करते हैं। उस बॉन्ड जो वो बॉन्ड्स बनाते हैं, कैसे बनता है वो सब यहां समझाऊंगा। ये होती है या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, यानी रेस्पिरेशन के टाइप्स भी होते हैं। रिलीज करता है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये मैं समझाऊंगा। अब कहीं ना कहीं जो रेस्पिरेशन है, कुछ पॉइंट्स में यहां लिखूंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, या हम बोलेंगे इट्स कैटाबॉलिक। मैंने तो मेटाबॉलिज्म पढ़ाया है जिसमें 2 चीजें आती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म है यहाँ पे जो ऑलरेडी बना था कॉम्प्लेक्स फूड, उसी फूड को हम तोड़ते हैं। और मैंने सिखाया है पहले लेक्चर में कि किस तरह से हम उन प्रोसेसेस को जिसमें एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटता है, उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये भी कैटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। बेहतर है कैटाबॉलिक ही लिखना, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब एक और चीज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में होता है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस, सर क्या होता है ये रिडॉक्स रिएक्शंस? आप क्लास 10th में हो, क्लास 10th में आपने सीखा होगा कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है। मैं आपको केमिस्ट पर्सपेक्टिव से भी समझाऊंगा और बायोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाऊंगा कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है कि एक स्टेप में एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन हो जाती है, दूसरे मॉलिक्यूल में रिडक्शन हो जाती है। सेम किस्सा रेस्पिरेशन में भी होता है। हम क्या काम करते हैं, जब हम ग्लूकोज C6H12O6 को जब हम तोड़ते हैं 6 टाइम्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, जब हम इसे तोड़ते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, प्लस निकलती है एनर्जी, अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट यहां पे है, रिडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री के हिसाब से कहते हैं कि इसमें 2 चीजें आती है। रिडॉक्स रिएक्शंस में चूंकि 2
प्रोसेसेस, दो रिएक्शंस होती है, एक का नाम होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे का नाम होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हम कब कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन हम तब कहते हैं जब कोई मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। दिस इज सिंपली एज पर द केमिस्ट, केमिस्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? दिस इज सिंपली लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन क्या होगा? दिस इज सिंपली गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखोगे जब आप ईटीसी पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप पढ़ोगे, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल के बाद जो आता है इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में, फिलहाल 10th में वो सिखाना सही नहीं होगा। बायोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से जब देखा जाएगा तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इट इज सिंपली लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन क्या बनता है? गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। सर क्या वाकई में ये रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों हो जाते हैं रेस्पिरेशन में? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अब देख रहे हो यहाँ पे C6H12O6 ऑक्सीजन की मदद से किस तरह से हम यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम्स है, यानी कि ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज में होता है ऑक्सीडेशन। कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन्स भी लूज करता है अगर केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, और कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन भी लूज करता है। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स को ये लेते हैं, तब जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। यानी यहाँ ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ रिडक्शन हो जाती है। और जब किसी प्रोसेस में दोनों रिएक्शंस एक साथ हो, कलेक्टिवली उन रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब मैंने क्या कहा, रेस्पिरेशन में रिडॉक्स रिएक्शंस होती है जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन होती है एक मॉलिक्यूल की, दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो जाती है। जैसे ऑक्सीडेशन हुआ ग्लूकोज का, रिडक्शन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का। सर इतना तो हमने समझा। अब उसके बाद मैं कहूंगा आसान भाषा में, जो ग्लूकोज हमें तोड़ना है, इतना याद रखो, ये ग्लूकोज बना होता है 6 कार्बन का। अगर आप समझना चाहोगे कि आप 6 के 6 कार्बन के बॉन्ड्स को तोड़ के इनको अलहदा करोगे, मान लो आपने कंप्लीट रेस्पिरेशन कर दी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी वो ज्यादा एनर्जी भी लिबरेट करेगा, जो हम में होता है एरोबिक में। एरोबिक में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है किस चीज की? ग्लूकोज की। अगर इन 6 के 6 कार्बन में आपने 2 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये टूटा नहीं, चाहे क्यों ना 2 ही कार्बन के बीच में बॉन्ड रहा, हम इसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नाम नहीं देंगे, यानी कि कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं हो गई, एनर्जी कम निकलेगी इसमें। यानी कि अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन चाहते हो तो कार्बन के हर बॉन्ड को तोड़ना जरूरी है, 6 के 6 बॉन्ड्स टूटने चाहिए। यही होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। समझाते हैं। तो मैंने क्या कहा, रेस्पिरेशन समझाई, बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एंजाइम मीडिएटेड है। सर ये एंजाइम्स क्या है? ये एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट कराते हैं, ये रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं वेरी फास्ट। अगर एंजाइम्स नहीं होते तो पॉसिबल ही नहीं है कि रेस्पिरेशन भी होती। अब इतना मान लो कि जो ग़िज़ा हम लेते हैं खाते हैं उसे डाइजेस्ट होने में 3 दिन से ज्यादा टाइम लगता है अगर एंजाइम्स नहीं होते। तो एंजाइम्स क्या काम करते हैं? दीज आर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो क्या करते हैं, विच प्रोसीड द रिएक्शन वेरी फास्ट। ये खुद कंज्यूम नहीं हो जाते हैं बट खाली क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कराते हैं। तो ये एंजाइम मीडिएटेड है, यानी कि एंजाइम की मदद होती है इनमें। स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे, धीरे धीरे कुछ स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन में, यानी कि एक ही स्टेप में सारी की सारी एनर्जी लिबरेट नहीं होती, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके एनर्जी निकलती है। इन प्रेजेंस यहाँ ऑक्सीजन हो भी हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं भी हो सकता है ऑक्सीजन। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी में वो जो एनर्जी निकलती है स्मॉल पैकेट्स में, वो हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसे हम बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वी कॉल देम एनर्जी करेंसी। यानी कि जब भी हमारी बॉडी को फिर कुछ काम करने की जरूरत पड़ती है तो वो खर्च करते हैं एटीपी, वहां से एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी की वजह से हम कोई भी काम कर पाते हैं। अब इस रेस्पिरेशन की
टाइप्स है। इनके टाइप्स कितने हैं? एक है एनाएरोबिक, दूसरी है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। सर क्या होता है ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन? ये वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें जो रेस्पिरेशन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। क्या कार्बन के जो बॉन्ड्स थे, 6 कार्बन के 6 कार्बन अलग हो पाएंगे इसमें? आंसर इज एब्सोल्युटली नो सर। क्यों? क्योंकि एनाएरोबिक है, ये कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। कार्बन के जो बॉन्ड्स होंगे वो सारे के सारे टूट नहीं जाएंगे। यहाँ पे जब कार्बन के सारे बॉन्ड्स नहीं टूट पाएंगे, क्या सारी की सारी एनर्जी, ज्यादा एनर्जी निकल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, कम एनर्जी। इसीलिए उन ऑर्गेनिजम्स के लिए होती है जिन्हें एनर्जी की जरूरत कम होती है। इन कंपैरिजन टू दिस, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे ये ग्लूकोज जो है, कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है, इसके सारे बॉन्ड, सारे के सारे कार्बन अलग हो जाते हैं, यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, कंप्लीट रेस्पिरेशन हो जाती है। जब कंप्लीट रेस्पिरेशन हो जाएगी, एनर्जी भी ज्यादा निकलती है बाहर। वो एनर्जी उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के लिए, यानी कि ये प्रोसेस उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में हो जाएगी जिन्हें एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी, लाइक वी ह्यूमंस, हमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती। अब इन्हें मजीद पढ़ने से पहले मैं कहूंगा कि एनारोबिक, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक स्टेप इन दोनों में कॉमन है। यानी कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, एक चीज इन दो रेस्पिरेशन में कॉमन है, उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के साथ क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इज कॉमन एंड वी कॉल दैट फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस। अब समझो, हमने जो ग़िज़ा ली थी, जो स्टार्च हमने ली थी, तोड़ तोड़ के हमने उसे फाइनली बना दिया था ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ऊपर से हमने सांस ली, ये दोनों एब्जॉर्बेबल थे हमारे ब्लड में, ब्लड ने इन दोनों को हर सेल तक पहुंचाया। जी सर, इतना तो हमने समझा। अब जब हर सेल तक ये पहुंचे, अब ऑक्सीजन की मदद से पहला स्टेप जो होता है, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें न्यूक्लियस ना हो, जिसमें साइटोप्लाज्म ना हो, जिसमें साइटोप्लाज्म ना हो। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें साइटोप्लाज्म ना हो। ये ग्लाइकोलिसिस जो है, ये हो जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम क्या लिखेंगे? ग्लाइकोलिसिस क्या है? ये पहला स्टेप है जो कॉमन है, द कॉमन स्टेप both for aerobic as well as for anaerobic respiration. It occurs in cytoplasm. ये वाला स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है, और ये जो स्टेप है, it can occur, या हम लिखेंगे this cycle, this step does not require oxygen, though it can take place in oxygen as well. सर मतलब क्या है? मैंने कहा जो ग्लाइकोलिसिस स्टेप है, ये साइटोप्लाज्म में हो जाता है, दोनों किस्म की रेस्पिरेशन के लिए कॉमन होता है। ये जो स्टेप है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, ऑक्सीजन होगा तो भी होगी, नहीं होगा तो भी होगी, यानी कि इसीलिए ये एनाएरोबिक एज वेल एज एरोबिक के लिए कॉमन स्टेप बनता है। ये याद रखना, इस स्टेप के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये ऑक्सीजन में भी होता है, दो इट कैन टेक प्लेस इन ऑक्सीजन में भी हो पाएगा, होता है। तो ग्लाइकोलिसिस कॉमन है दोनों के लिए। अब इस ग्लाइकोलिसिस में सर क्या होता है? जो कार्बन चेन हमने देखी थी ग्लूकोज में, यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज सिंपली द 6 कार्बन कंपाउंड, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 6 कार्बन का बना हो।
ग्लाइकोलिसिस में यही C6H12O6 ये किस में ब्रेक होता है? ये हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड में तब्दील। अब सर ये पाइरुविक एसिड क्या है? ये पाइरुविक एसिड जो है दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड। अगर आपको याद आ रहा है मैंने क्या बोला था इनिशियल में ही कि हमें इस कार्बन को इसके 6 के 6 बॉन्ड्स को अलग करना है, तब जाके हम बोलेंगे कि कंप्लीट रेस्पिरेशन हो गई। लेकिन यहां पे हमने क्या किया, इस 6 कार्बन में 6 कार्बन कंपाउंड में हमने क्या किया, हमने 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाए और वो किस स्टेप में हुआ, वो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में हुआ। यहां पे 2 पाइरुविक एसिड बना प्लस कुछ एटीपीज भी बने। हायर क्लास में आप देखोगे कि कुछ एटीपीज जरूरत भी लगते हैं और नेट में 2 एटीपीज निकलते हैं। हालांकि ये ग्लाइकोलाइसिस स्टेप जो है ये 10 रिएक्शंस में हो जाती है। इन क्लास 11th और 12th आप पढ़ोगे कि ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है, लेकिन क्लास 10th में उतना समझाना जरूरी नहीं है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या समझा, ये वो स्टेप है जो कॉमन है एरोबिक और एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो साइटोप्लाज्म में होता है। स्टेप में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं लगती, हाँ हालांकि अगर हो भी तो भी ये रिएक्शन होती है। इसमें क्या हो जाता है, ग्लूकोज टूटता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड जिसे हम पाइरुविक एसिड बोलते हैं। पाइरुविक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसा है CH3 C11O COOH, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। नाउ सर ये तो हुआ, यहां तो बन गया पाइरुविक एसिड। अब इस पाइरुविक एसिड का तकदीर है, अगर इस पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिला तो कंप्लीटली जो ये 3 कार्बन है ये भी अलग होंगे, यानी कि पूरी की पूरी रेस्पिरेशन कंप्लीट होगी। अगर इस पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिला सर तो क्या होगा, तो 2 सूरतें और होंगी, वो हम पढ़ेंगे। नाउ here comes the question of the fate of pyruvic acid। अब ये पाइरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में बना इसके साथ क्या होगा, ये फैसला करेगा ऑक्सीजन का होना या ऑक्सीजन का ना होना। नाउ जो ये पाइरुविक एसिड है हम ऐसे लिखेंगे, ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज को हमने तोड़ा। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है वैसे समझाया मैंने नीचे, ग्लाइकोलाइसिस मीन है जिसमें हम ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करते हैं। क्या बना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड। अब फेट है इस पाइरुविक एसिड का, यहां पे 3 सूरतें हो सकती है, या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन, या तो निकलेगा लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ मीन्स मिलेगा लेकिन कम, लैक ऑफ ऑक्सीजन, या होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तीन ही सूरतें, यानी कि पाइरुविक एसिड का जो फेट है अब इसकी तकदीर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड रखती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या होगा सर, तो क्या होगा सर अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, ये वही प्रोसेस है जिसे हम एनारोबिक कहते हैं। एनारोबिक प्रोसेस में क्या होता है, उसमें भी पहला स्टेप कॉमन होता है ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के बाद पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, इसमें कम एनर्जी मिलती है और कहीं ना कहीं अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स की वजह से जैसे यीस्ट, उनकी वजह से ये शुगर, ये पाइरुविक एसिड टूटता है इनटू इथेनॉल। क्या बनता है यहां पे, इथेनॉल, जिसे हम लिख सकते हैं C2H5OH। दिस इज इथेनॉल, प्लस बनते हैं वही कुछ एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग साइड में निकलता है एज ए बाई प्रोडक्ट। लैक ऑफ ऑक्सीजन ये कहां पे होता है सर, मिसाल आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपकी मसल सेल्स में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मौजूद था, बी दैट प्रोटीन बी दैट ग्लूकोज, उसको पूरा ऑक्सीजन नहीं मिला बट पूरा नहीं मिला, वो ज्यादा यूज्ड अप हुआ, वो ऑक्सीजन तेजी से यूज्ड अप हुआ, उस वजह से जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड थे ये सही से नहीं टूट पाए, वहां पे बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो हमारे मसल सेल्स में फिर क्रैम्प्स प्रोड्यूस करता है, जो थोड़ा बहुत पेनफुल रहता है, इसीलिए फिर हम उसके लिए कोई टैबलेट खाते जैसे हमारा मसल रिलैक्स, तो लैक्टिक एसिड बनता है।
This is its structure, CH3CHOH C11OH. Now sir, here comes the question of presence of oxygen. यहाँ पे क्या होता है, शानदार तरीके से जो ये पायरुविक एसिड थे ये चला जाता है उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाने के बाद जो साइकिल होता है उसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो ये क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। उस क्रेब्स साइकिल में से क्या होता है, ये कंप्लीट रेस्पायरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ये पायरुविक एसिड हो जाता है। तो यहाँ पे निकलती है बहुत ज्यादा एनर्जी। सर कितनी एनर्जी? ग्लाइकोलिसिस प्लस फेट ऑफ पायरुविक एसिड यानी कि क्रेब्स साइकिल को मिला के निकलती है 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, प्लस निकलती है यहाँ पे CO2 प्लस निकलता है H2O। मैं कहूं फिर निकलता है 6 टाइम्स CO2 6 टाइम्स H2O, जो ऊपर वाली रिएक्शन में मैंने कहा था। यानी कि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट रेस्पायरेशन हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी यानी कि कार्बन के 6 बॉन्ड अलग हो गए। उन्हीं कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड बना, या अगर हाइड्रोजन, उन्हीं हाइड्रोजन को वाटर मॉलिक्यूल बना, यानी कि ये रिड्यूस हो गया। ग्लूकोज क्या हुआ था? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ था, ऑक्सीडेशन हुई थी, और यहाँ पे कार्बन की रिडक्शन हुई, हाइड्रोजन की रिडक्शन हुई, सॉरी ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कलेक्टिवली ये जो दोनों प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हुए उन्हीं को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया। और यही एनर्जी जब एटीपी की सूरत में बनती है। सर क्या एटीपी बना? मतलब क्या सर? मतलब जो एनर्जी निकली थी उन बॉन्ड्स को टूटे वक्त, वो एनर्जी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने में मदद हुई, तो बन गया एटीपी। अब वो एनर्जी जो इनको जोड़ने में इस्तेमाल हुई, वो एनर्जी इनके बॉन्ड्स में रही। फिर जब हमें कोई एनर्जी की जरूरत होती है, हम इन्हीं एटीपी मॉलिक्यूल्स को अंदर से तोड़ते हैं, जिसमें से एनर्जी लिबरेट होती है। वो एनर्जी हम फिर डिफरेंट तरीके के जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उनमें इस्तेमाल हो जाती है। जरूरी नहीं है कि खाली इतना ही, हम इसे कोई और भी मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नौ आपने सीखा कि किस तरह से हमारे ग़िज़ा के साथ क्या क्या होता है, किस तरह से डाइजेशन करने के बाद रेस्पायरेशन से एनर्जी मिली, और वो एनर्जी हमारे लिए कितनी जरूरी है। इसीलिए तो इन एटीपी मॉलिक्यूल्स में जिनमें एनर्जी फिट हुई इनके बॉन्ड्स में, इनको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। मीन्स आपको जब भी एनर्जी की जरूरत होगी, आप ये पैसे दिखाओगे, आप शॉप से कुछ भी लोगे, जिस एक्टिविटी पर्पस के लिए आपको चाहिए एनर्जी, आप एक एनर्जी करेंसी दिखाओगे, एटीपी बॉन्ड टूटेगा, उसमें जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी आपके लिए इस्तेमाल में होगी। इसीलिए इस 10th क्लास में आपको ये भी पढ़ना है, दैट इज द रीजन व्हाई वी कंसीडर रेस्पिरेशन एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। नाउ दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा, आपको समझ में आया। किसी भी कोई भी क्वेरी हो या किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेरीज डाल सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर देम, आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर आने तक खुदा हाफिज।